वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी एट द उत्तराखंड। जैसा कि आप सभी को विदित है, स्टडी एट द उत्तराखंड की ओर से संपूर्ण जीएस का कोर्स, जिसमें उत्तराखंड राज्य विशेष, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री तथा करंट अफेयर्स के सारे कोर्स को हम लोग एमसीक्यू के जरिए आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें काफ़ी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। और आज ये भारत का संविधान या पॉलिटी, इसकी सेकंड एमसीक्यू क्लास है, जिसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत के संविधान का क्लास 2 से, जिसमें आज हम कवर करेंगे प्रस्तावना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र तथा नागरिकता संबंधी। ठीक है, तो आज का ये एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है। अगर सिर्फ पूछा जाता है किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, तो यह उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, ये प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन दूसरे प्रकार से पूछ लेता कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तब भी प्रस्तावना हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछने का तीसरा प्रकार ये पूछा जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद को, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद को आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आर्टिकल या अनुच्छेद 32। ठीक, इसको चौथे प्रकार से जो पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है या किस अनुच्छेद को कहा है, तो ये भी आर्टिकल 32 हो जाएगा। इसका पांचवा प्रकार ये पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो उसमें आर्टिकल 32 ना देकर सिर्फ ये दिया जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, उपचारों का अधिकार, इसी को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो अब आप अंतर समझ चुके होंगे। अगर सिर्फ पूछा जाता है कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आर्टिकल 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूछने की 4 या 5 तरह की प्रकृति होती है, उसको समझेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जो पटवारी लेखपाल का पेपर कैंसिल हुआ, इसमें ये कुछ प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी आदि शब्द कब जोड़ा गया। बेसिकली देखिए, ये जो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, दूसरा समाजवादी और तीसरा अखंडता। ठीक है, अखंडता। ठीक, तो हम पंथ निरपेक्षता को ही धर्मनिरपेक्षता से जोड़ के चलते हैं। वैसे पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष की दोनों की परिभाषा अलग अलग है, लेकिन हम निकटता में पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष की संज्ञा दे देते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम वही क्वेश्चन, समाजवादी शब्द उद्देश्य का कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन से, जो मैं पहले बता चुका हूँ। निम्न में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंश कौन सा नहीं है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, संघवाद नहीं है। ठीक है, संघवाद के स्थान पर जो अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ के, जो भारत है वो राज्यों का संघ के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है, तो ये नहीं होगा। अगर देखिए, एक मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, इसमें कुछ और ही पूछा जा सकता है। अगर ये धर्मनिरपेक्ष भी दिया है, मान के चलिए, समाजवादी ऑप्शन भी दिया है, लोकतंत्र गणराज्य भी दिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये संघवाद न देकर पंथ निरपेक्ष दिया होता, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का कई तरीके हो सकते हैं। अगर यह पंथ निरपेक्ष दिया होता ऑप्शन सी पर, तो ये भी सही जाता, तब ये गलत हो जाता, क्योंकि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र नहीं है, वहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द का जिक्र है। तो आप इसको समझिएगा। बट जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पंथ निरपेक्ष को हम धर्मनिरपेक्ष से जोड़ के चलते हैं, तो फिर इसको हम धर्मनिरपेक्ष को आंसर सही मान लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन 4 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? देखिए वो पहले ही बता चुका हूँ मैं, संविधान किस भाग को पूछ रहा है, तो फिर ये हो जाता है प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जो मौलिक अधिकार है इससे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, कल की जो क्लास होगी उसमें हम मौलिक अधिकार ही करेंगे। तो आज हमारे 3 टॉपिक हैं, उसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, उस जिसमें से काफ़ी सारे इजी हैं, कुछ है कुछ समझने वाली बात है, बाकी हम उसको कुछ को हम स्किप कर सकते हैं बड़े आसानी से। किस मामले में कहा गया कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये बेरूबरी मामले में कहा गया था, और कि संविधान प्रस्तावना जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। और केशवानंद भारती मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? ये तो एक ही बार संशोधन हुआ है, जो आपको बता चुका हूँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है नहीं था? ठीक है, ये अब चला गया है। अब ये 370 के अकॉर्डिंग था। 370 के अंदर जो विशेष प्रावधान से उसे हटा दिया गया। तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दी धारा 370। नेक्स्ट, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में ये है, पुराना क्वेश्चन है, यूकेपीएससी अपर में 2010 में पूछा गया था। उस समय 7 थी, वर्तमान में ये 8 है। ठीक, बीच में 9 भी हो गई थी, लेकिन वर्तमान में 8 है जम्मू कश्मीर बनने के बाद। तो जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, तो अगर आप एक बार देख लेते हैं इस तरीके से, सबसे टॉप में जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़। ठीक हो गया। यहाँ पर थे दादरा नगर हवेली, दमन दीव। ठीक है, दमन दीव। अब इन सबको दोनों को मिला के एक बना दिया, दमन दीव दादरा नगर हवेली एक बना दिया गया। यहाँ पे लक्षद्वीप है, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। अगर ये गिनती करते हैं तो आपके टोटल फिलहाल में 8 हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू होता था? ठीक है, ये भी खत्म हो गया है। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का क्या आधार था? तो 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम फजल अली आयोग की सिफारिश से बना था, उसका जो आधार था वो भाषा के आधार पर गठन किया गया था, जिसके आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, अच्छा, इसमें पूछा जाता है कि फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? ये हुआ 1953 में। ठीक है, इसने रिपोर्ट दी 1955 में। ठीक है, और इसके जो सिफारिश के आधार पर गठन प्रारंभ हुआ 1956 में। ठीक है, लेकिन जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था वो था 1953, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, किसी न किसी इसी में आ जाएगा क्वेश्चन ये वाला। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? देखिए, 29वां राज्य कौन सा हो जाएगा? 29वां राज्य उस तत्कालीन समय बना था हमारा तेलंगाना। ठीक है, तो उस समय तेलंगाना बना था, लेकिन अभी तेलंगाना नहीं, अभी 28वां राज्य है तेलंगाना वर्तमान प्रदेश में, देखें जम्मू कश्मीर के बनने के बाद। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है वर्तमान में 8 है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ये 1956 में किया गया था, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं, 2007 में भी 28 थे। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य के गठन का निर्माण किया गया? ये आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया, 1956 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गठन के आधार पर उत्तराखंड कौन सा राज्य है? तो ये 27वां राज्य है। उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर KR नारायण जी थे। ठीक है, घोषणा करने वाले कोई और थे, HD देवगौड़ा जी थे, माफ़ करिएगा, घोषणा करने वाले जो थे वो भी यही थे। मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, सॉरी, प्रधानमंत्री जो HD देवगौड़ा ही थे। ठीक है, ओके। उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो ये 2007 में किया गया।
उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम जिन प्रधानमंत्री से किसने करी थी? तो मैं यही कहना चाहता था कि लाल किले से एच डी देवेगौड़ा ने सर्वप्रथम इसकी घोषणा करी थी। भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? ठीक है, तो ये डॉक्टर के आर एन नारायण के स्वीकृति के बाद आया था। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ? तो कौन से पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा इसका गठन किया गया। अच्छा, भारत 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? ठीक है, तो जब ये 1950 में जब 56 जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम नहीं आया था, उससे पहले जो भारत के जो राज्य थे उनको ए बी सी डी या क ख ग या घ क्रम में बांटा जाता था। क वाले में जो ए वाले भाग में या क वाले में थे उसमें राज्यों की संख्या 9 थी। ठीक है, दूसरा जो बी वर्ग थे उसमें राज्यों की संख्या भी 9 थी। ठीक है, जो सी वर्ग थे उसमें राज्यों की संख्या 10 थी। ठीक है, और डी वाले में राज्यों की संख्या 2 थी। 2 प्रकार के राज्य थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी का 10 प्रकार के। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? तो ये हुआ 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तरांचल या उत्तराखंड नाम परिवर्तन अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तब ये आंसर 2006 हो जाएगा। ये अपर पीछे साइड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का उदय कब हुआ? तो ये बहुत आसान है, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, उसके बाद किस तिथि को उत्तरांचल का नाम बदल कर उत्तराखंड कर दिया? ये सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2007। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है? देखिए बहुत सारे आसान क्वेश्चन आ रहे थे और एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। तो ये 239 जो है अनुच्छेद, इसमें सभी यूटीज के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसमें जो दिल्ली का विशेष तौर पर प्रावधान किया गया है उसमें 239 ए। ठीक है, जिसमें बोला गया है कि जो दिल्ली की जो पुलिस होगी उसका पूरा कंट्रोल सेंटर के हाथ में होगा, और बहुत सारे प्रावधान हैं जो इस वाले में किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया? देखिए जो हमारे संविधान का भाग 1 है, ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, ये 2 शब्दों का उल्लेख किया गया। तो इसमें 2 शब्द जो दिख रहे हैं हमें ऑप्शन ए में, भारत तथा इंडिया। निम्न में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं था? देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हमें तो इतना तो पता है कि फजल अली आयोग के उसमें गठित किया गया था, और उसके सदस्य कौन थे? तो अगर आपको इसके सदस्य के बारे में थोड़ा सा भी अगर डाउट हो रहा है, मान के चलिए वैसे तो ये भी थे ये भी थे, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आपको थोड़ा सा याद होगा जब 1948 में, ठीक है, सबसे पहले एस के धर आयोग बना। ठीक है, उसके बाद 1948 में ही, ठीक है, जे वी पी कमेटी बनी। ठीक है, तो जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टभी सीतारामैया। ठीक है, तो पट्टभी सीतारामैया 1948 में ऑलरेडी आ गए, तो फजल अली आयोग में कैसे हो सकते हैं? तो इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा पट्टभी सीतारामैया। ठीक है, वैसे जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा उनको ये भी पता होगा कि ये जो थे फजल अली आयोग के सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोरखालैंड का संबंध पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और उसके आसपास के क्षेत्र से है। तो इसका जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। दूसरा, कराईकल पुदुचेरी का एक भाग है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, पृथक राज्य की मांग है और संबंधित मूल राज्य। तो इसमें जो है बोडोलैंड हम सब जानते हैं आसाम हो जाएगा। ठीक है, मैं मतलब जो आपको लगता है उसी हिसाब से निकाल रहा हूँ। विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग करने की बात चली, जो नागपुर का क्षेत्र है, पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग जो है उसको, उस भाग को जो नागपुर का क्षेत्र पड़ता है उसको विदर्भ बोला जाता है। उसमें ज़्यादा सूखा पड़ा रहता है, चाकूर और ये नागपुर वाला एरिया, उसको महाराष्ट्र से अलग करने की बात चल रही है। विंध्याचल प्रदेश मध्य प्रदेश आप जानते ही हैं,
हरित प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से अलग होने की बात चल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब आती है नागरिकता। नागरिकता संबंधी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम फटाफट कर लेते हैं, जिससे आपका ये आज के 3 भाग कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कल हम बढ़ेंगे मूल अधिकार की तरफ, जिसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, कुछ आसान होंगे, कुछ घुमावदार होंगे। तो हमें सारे क्वेश्चन को डील करके चलना है। ठीक है, तो आज ये नागरिकता जो लास्ट चैप्टर है इसमें आज की सीरीज में, तो संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में गया है, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ठीक है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता बिल्कुल सही है। ठीक है, पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार बिल्कुल सही है। ठीक है, और अनुच्छेद 7 में ये बात नहीं कही गई है। ठीक है, पाकिस्तान से आए जो 1948 के बाद है उनके संबंध में अनुच्छेद 7 में कहा गया है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव वंशियों के व्यक्ति की नागरिकता अनुच्छेद 8 में है। तो जो सम्मिलित नहीं है ये सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और आर्टिकल 9 में कहा गया है कि नागरिकता खोने की विधि। ठीक है, अगर भोजपुरी में बोलते हैं सटलत तो गैलत, सटलत तो गैलत, मतलब आप कहीं सटोगे तो गए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने विदेश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता गई, सटलत तो गैलत। तो आर्टिकल 9 को इस तरीके से याद रख सकते हैं। भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं 1 सेकंड इसमें पॉज लूँगा कि क्या राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से नागरिक होना जरूरी है? प्रधानमंत्री होने के लिए जन्म से नागरिक होना जरूरी है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होने के जन्म से नागरिक होना चाहिए? तो आप थोड़ा सा इसमें 1 सेकंड में पॉज ले रहा हूँ, आप देखिए क्या इसका आंसर होना चाहिए। देखिए, इनमें से जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए, जो ये सब पद है ना, चाहे कोई भी पद है, इनके लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, नागरिक होना आवश्यक है, ना कि जन्म से नागरिक। ठीक है, इसको आप क्लियर रखिएगा। ओके, और एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति का जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है? ठीक है, किन राष्ट्रपति का जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है? तो एक तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, और प्रतिभा पाटिल। इन 2 राष्ट्रपति का जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है, बाकी सभी का जन्म स्वतंत्रता से पहले हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 11। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5 तरीके से आपकी नागरिकता प्राप्त की जाती है। ठीक है, 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जाती है। सबसे पहला है जन्म के द्वारा, पहला जन्म। ठीक है, दूसरा वंश के द्वारा। ठीक है, माता या पिता में से कोई आपका भारत का नागरिक हो। ठीक है, तीसरा पंजीकरण के द्वारा। ठीक है, पंजीकरण द्वारा। चौथा देशीकरण के द्वारा। ठीक है, चौथा देशीकरण के द्वारा। और जो आपका पांचवा हो जाएगा, जो पांचवा जो हो जाएगा वो अगर कोई विदेशी राज्य को शामिल किया गया, भारत में विदेशी राज्य को शामिल किया गया, तो उसके जो नागरिक हैं वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, अब आप इसमें कमेंट करके बताएंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी राज्य को भारत में मिलाने की चर्चा है और उससे संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा वीडियो, और आपके लिए एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा। आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। उम्मीद है जो आज का जो आखिरी सब्जेक्ट था MCQ के लिए हिस्ट्री, वो आज ही रात को ही अपलोड हो जाएगा। और ठीक है, बने रहिए स्टडी आज उत्तराखंड के राह। तब तक के लिए जय हिंद।